हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जूनियर एडेड स्कूल एग्जाम के लिए जो हम पढ़ रहे थे जंतुओं का वर्गीकरण, उसका चौथा पार्ट। 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स, उसके बाद हम जब वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे थे तो उसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं फिशेज के बारे में, मतलब पीसेज के बारे में। और अब हमें पढ़ना है एम्फीबिया, ठीक है। इसके बाद रेप्टाइल्स और एप्स और मैमल्स, ठीक है। तो अभी हम एम्फीबिया में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटा सा है, सबसे छोटा अगर हम कहें वर्टिब्रेटा में सबसे छोटा जो ऑर्डर है या सबसे छोटा जो क्लास है ना, वह इन्हीं का है। एम्फीबियन सबसे छोटे क्लास में है, 2500, बस इतने ही होते हैं ये, मतलब इतने ही जीनस हैं इसके, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बहुत सबसे छोटा है इनका, तो इनके बारे में पढ़ना है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं इस क्लास को। तो देखो, सबसे पहले एम्फीबिया के बारे में हम बस इतने क्वेश्चन बने, हमने एक जगह यहाँ पे रख दिया है, आप उनको देखते चलो। तो देखो, एम्फीबियंस की जो स्पेसीज हैं वो कितनी है, 2500, ठीक है। स्पेसीज कितनी है, 2500। इनकी ओरिजिन कब हुई थी, डेवोनियन पीरियड में। कब हुई थी, डेवोनियन पीरियड में। यह क्वेश्चन टीजीटी में तो पूछा जा चुका है, अब बाकी हमें नहीं पता है, अभी टीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि कब इनकी ओरिजिन हुई थी, डेवोनियन पीरियड में। और इनकी लाइफ कैसी होती है, तो नाम ही एम्फीबिया, इसका मतलब क्या है कि यह एक्वेटिक भी होते हैं और साथ ही टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ऐसे एनिमल्स जो एक्वेटिक भी हो और साथ में टेरेस्ट्रियल भी हो, उनको क्या कहते हैं, सेमी एक्वेटिक, ठीक है, या फिर एम्फीबियंस। तो यह सेमी एक्वेटिक होते हैं। सेमी एक्वेटिक इसलिए क्योंकि इनका जो लार्वा होता है ना, और जो इनके लार्वा जो होते हैं टाइडपोल लार्वा, वह लार्वा इनके एग की जो हैचिंग होती है वह पानी में होती है, और उसके बाद जो लार्वा बनते हैं वह लार्वा कहाँ रहते हैं, पानी में। लेकिन जब वे लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसके बाद वे टेरेस्ट्रियल हो जाते हैं, ठीक। तो इनको जीवन की शुरुआत में पानी चाहिए, तो इसलिए वह एक्वेटिक है। और 5 जैसे एडल्ट हो गए उसके बाद इनको क्या चाहिए, मतलब जमीन चाहिए, तो इसलिए क्या हो गए उस समय टेरेस्ट्रियल, तो इसलिए कहलाते हैं एम्फीबिया। इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो जब तक ये लार्वा होते हैं तब तक इनमें 3 जोड़ी, मतलब 3 पेयर्स ऑफ गिल्स पाई जाती हैं, और यह गिल्स दिखाई देती हैं, एक्सटर्नल गिल्स पाई जाती हैं, 3 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल्स पाई जाती हैं। लेकिन जैसे ही यह एडल्ट में कन्वर्ट होता है, इनकी गिल्स क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं, और मेटामॉर्फोसिस के दौरान गिल्स खत्म हो जाती हैं और बन जाता है लंग, ठीक है। तो जो एडल्ट होते हैं उनमें जब वे बाहर रहते हैं, मतलब पानी से बाहर रहते हैं, तब तो उनमें लंग के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। लेकिन जब कभी वे पानी के अंदर जाते हैं, जैसे आपने मेढक को देखा होगा पानी के अंदर जाते हुए, तो जब वे पानी के अंदर जाते हैं तब उनकी स्किन और बकल लाइनिंग के द्वारा इनकी रेस्पिरेशन होती रहती है, ठीक है। इसके बाद इनके हार्ट की बात करें तो हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 3 चैम्बर में 2 चैम्बर जो होते हैं वे ऑरिकल होता है और एक होता है वेंट्राइकल, ठीक है। ऑरिकल का काम क्या है, चारों तरफ का जो ब्लड है, पूरे बॉडी का जो ब्लड है उसे ले आकर हार्ट में, वेंट्राइकल में देना, ठीक है। तो 3 चैम्बर्ड होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनके ब्लड की, तो ब्लड में जो आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स जो हैं वह लार्ज होते हैं, ओवल होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं। ह्यूमन की बात करें तो क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है हमारे इरिथ्रोसाइट में, नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर इस चीज को आपको याद रखना होगा कि ओवल होता है और न्यूक्लिएटेड होता है। इसके साथ ही अगर बात करें इन एक्सक्रीशन का, तो यह यूरियोटेलिक होते हैं, मतलब यूरिया का सिक्रीशन करते हैं, इसलिए यूरियोटेलिक होते हैं, ठीक। उसके बाद इनकी जो किडनी होती है वह मीजोनेफ्रिक होती है। ये किडनी में जो बात कर रही हूँ, तो ये किडनी किसकी है, एडल्ट की। एडल्ट एम्फीबिया की जो किडनी होती है वह मीजोनेफ्रिक होती है। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल में अंतर ये है कि एक्सटर्नल में जो मेल है, ये मेल और फीमेल 2 अलग अलग होते हैं। तो जो मेल होता है उसका स्पर्म और जो फीमेल है उसका ओवा या एग, ये दोनों पानी में आ जाते हैं और वहां पर ये दोनों बाहर, मतलब उनके शरीर से बाहर आके यह जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए इनका फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, एक्सटर्नल हुआ, ठीक है। इनका जो एग होता है
जब एग बनता है, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट जो बनता है या एम्ब्रियो जो होता है, यहाँ पे एग का मतलब एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो होता है वह मीजोलेसिथल होता है, ठीक है। मीजोलेसिथल जो एग बना उसमें क्या है, जो यॉक होता है ना, जो भी एग होते हैं, एग में यॉक होता है, तो वह यॉक जो होता है वह उतना मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है और बहुत कम भी नहीं होता है, इसलिए इसको मीजोलेसिथल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इन जो होते हैं सभी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब कि इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, इनके ब्लड का जो इनके बॉडी का टेम्परेचर है वह चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। मतलब ये समतापी ना होके असमतापी होते हैं, जैसे जैसे बॉडी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जैसे चेंज होगा वैसे इनके बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, इसलिए ये कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। और कोल्ड ब्लडेड के लिए जो वर्ड यहाँ पर दिया गया है वो पाइकिलोथर्मिक, पाइकिलोथर्म होते हैं या, और या कोल्ड ब्लडेड है तो पाइकिलोथर्मिक कहलाते हैं। अच्छा, इनका जो एग होता है ना, एम्ब्रियो जो होता है वह एन एमनियोट होता है, मतलब कि एम्ब्रियन यानी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो लेयर होती है वह इसमें नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको एन एमनियोट कहते हैं। ये सिर्फ एन एमनियोट में दो जीवों के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक तो फिश है और दूसरी क्या है, यह एम्फीबिया। फिश और एम्फीबियन से दोनों ही एन एमनियाट होते हैं। इसके आगे के जो जीव होंगे, मतलब रेप्टाइल्स, एप्स और मैमेलिया, ये तीनों ही एमनियाट होते हैं। तो ये वर्ड आप याद करिए, पाइकिलोथर्म, एन एमनियाट, ये सब याद रखना, और बाकी सब भी ये मैंने एक एक वर्ड में सब कुछ रखा है ताकि आप इजिली याद कर सको। इसके बाद इनका एग जो होता है ना, डायरेक्ट सिर्फ एक ही स्पीसीज है जिसमें जीनस है जिसमें इस डायरेक्ट एग से एडल्ट बनता है, ठीक है। लेकिन बाकी जो होते हैं उसमें लार्वा भी बनता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इनमें डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि पहले एग है, एग से क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, लार्वा से क्या बनेगा, एडल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जो एम्फीबिया के लार्वा होते हैं उनको टैडपोल लार्वा कहते हैं। टैडपोल लार्वा की खास बात क्या होती है कि इनमें 3 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल गिल्स जो पाए होते हैं बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, आगे मैं अभी आपको उसकी इमेज दिखाऊंगी, ठीक। और इनका जो डेवलपमेंट हो गया क्या है, इनडायरेक्ट है। और इनकी एक खास बात और भी होती है, वह है हाइबरनेटिंग प्रॉपर्टीज। हाइबरनेशन की प्रॉपर्टीज ये होती है कि जैसे ही जाड़ा आता है, जाड़े में आपने कभी मेढक वगैरह देखे हैं, ये नहीं दिखते, क्योंकि यह जमीन के अंदर कहीं जाके, जैसे कि छिपकली हो गई, सांप हो गए, ये और ये मेढक, ये जाड़े के दिनों में नहीं दिखते, तो कहाँ ही चले जाते हैं, यह शीत निद्रा में चले जाते हैं, इसी को कहते हैं हाइबरनेटिंग। यह किसी जमीन में जाके और जमीन के अंदर जाके और उतने टाइम तक, मतलब जब तक कि ठंड है, ये ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, वहीं पड़े रहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि इनको भोजन की जरूरत भी नहीं होती है, और सांस लेने के लिए उस समय ये लंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उस समय सांस लेने के लिए जो इनकी त्वचा है ना, स्किन के द्वारा यह सांस लेते हैं उस समय, ठीक है। यह इतना आपको समझ में आ गया। आगे बढ़े हम लोग फिर। तो अब देखो, इनको ना 3 ऑर्डर में बांटा गया। सबसे ज्यादा ना अलग अलग तरीके के होते हैं, इतने तो छोटे से हैं, मतलब बस 2500 स्पीसीज हैं, लेकिन उसमें भी नहीं, अलग अलग तरीके के हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें पूंछ पाई जाती है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिसमें पैर नहीं पाए जाते, कुछ ऐसे हैं जिसमें पूंछ नहीं पाई जाती है, पैर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया। देखो, इनको जब बांटा गया ना, तो सबसे पहले तो उनको देखा गया जिनमें कि पैर नहीं पाए जा रहे हैं, ठीक है, पैर नहीं पाए जाएंगे। तो पैर नहीं पाए जा रहे हैं मतलब कि ए मतलब नहीं और पोडा मतलब पैर। तो जहां भी ए पोडा होगा इसका मतलब क्या है, उसमें पैर नहीं पाए जाते। ऐसे इसमें जितने भी जीव होंगे उनमें पैर नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर देखो, पहला ऑर्डर है ए पोडा। ए पोडा के जितने भी जीव होते हैं वह इनमें पैर नहीं पाए जाते हैं। पेरेंटल केयर के लिए अपने प्रसिद्ध हैं। अच्छा, पता है एम्फीबियंस की सबसे खास बात ये होती है कि इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंटल केयर पाई जाती है, सबसे अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि इसके पहले भी हमने पढ़ा था पेरेंटल केयर के बारे में ना,
कि फिश में पाई जाती है पेरेंटल केयर, लेकिन इनमें ना डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंटल केयर पाई जाती है। तो यह क्वेश्चन बनता है कि सबसे अलग अलग तरह की पेरेंटल केयर किस में पाई जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंटल केयर फाउंड इन द एम्फीबियंस, ठीक है। तो पेरेंटल केयर पाई जाती है, और इसमें सबसे खास पेरेंटल केयर जो है ना इक्थियोफिश की है। इक्थियोफिश की सबसे, मुझे लगता है सबसे खास और सबसे मुश्किल पेरेंटल केयर अगर किसी की है तो वो इक्थियोफिश की है। क्यों? क्योंकि इसमें ना यह अपने अंडों को अपने लपेट के रखता है, और जब लपेट के रखता है तो वहाँ से चल भी नहीं पाता, और जब तक कि उस अंडे से लार्वा ना निकल जाए तब तक ये उनको ऐसे लपेट के रखता है। तो ना खाता है ना पीता है, कुछ नहीं ले सकता। अब इसके आसपास अगर कुछ आया तो ही उसे खा सकता है। इनकी एक बात और होती है कि इनकी जो आईज होती है ना वे फंक्शनलेस होती है, मतलब इनको दिखाई नहीं देता है, ठीक। तो ये कुछ भी ना तो देख सकते हैं ना पैर होते हैं चलने के लिए, बस ये रेंग के चलते हैं। और इनकी एक और ख़ास बात ये होती है कि यह बिल बना के रहते हैं, बाकी कोई बिल बना के नहीं रहता, ये बिल बना के रहते हैं, ठीक है। इनको इसलिए ब्लाइंड वर्म कहा जाता है। एपोडा के जितने भी जीव हैं उनको क्या कहते हैं? ब्लाइंड वर्म। अंधे होते हैं, आंखें दिखती तो हैं कि, लेकिन यहाँ पर आंखें दिख रही हैं लेकिन ये फंक्शनलेस होती हैं, वैसे कोई काम नहीं होता इनका। तो सबसे खास इसमें जो एग्जाम्पल है वो इक्थियोफिश का है, और इक्थियोफिश का एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। टीजीटी में तो कई बार पूछा जा चुका है इक्थियोफिश के बारे में। क्या खास है इसकी? तो इसमें पेरेंटल केयर इसका खास है, और एपोडा का सबसे स्पेसिफिक जीव है। दूसरा होता है यूरोडेला। यूरो का मतलब मैंने आपको सबसे पहले जब वर्टिब्रेटा कॉर्डाटा मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था तभी मैंने बताया था कि यूरो का मतलब क्या होता है? टेल। तो यूरो का मतलब टेल। ऐसे एम्फीबियंस जिसमें टेल पाया जा रहा हो, जिसमें पूंछ पाई जा रही हो, उनको रखा गया है यूरोडेला के ऑर्डर में, ठीक है। इसमें आ जाता है सैलामेंडर और न्यूट्स और सैलामेंडर ये आ जाते हैं यूरोडेला में। अब सैलामेंडर, वैसे तो ये सैलामेंडर आपने देखा होगा, हम लोग यहाँ इसको गोह नाम सुना होगा। गोह जो ऐसे पानी में से निकलती हैं, कभी कभी देखा होगा, बहुत तेज भागती हैं, तालाब वगैरह में रहती हैं, गोह इनको बोलते हैं। तो ये सैलामेंडर, और मोस्टली ये पाई जाती हैं कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों जगह पे ज़्यादा पाई जाती हैं। हम लोग के यहाँ इसकी स्पीसीज काफ़ी कम है, ठीक है। तो और इसकी सबसे खास बात जो है ना वह है नियोटेनी और पैडियोजेनेसिस। नियोटेनी और पैडियोजेनेसिस के बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ, अभी आप इसको देख लो। ये इसका लार्वा है, ठीक है। एक्जोलोटल लार्वा कहते हैं इसको। सैलामेंडर का ये लार्वा कहलाता है एक्जोलोटल लार्वा। और इसकी खास बात ये देखो, बाहर ये तीन देख रहे हो ना, ये 1 2 3 ये 3 पेयर्स जो देख रहे हो बाहर निकला हुआ, ये गिल्स हैं। मतलब कि यह बड़े होने के बाद भी कुछ ऐसे सैलामेंडर में ट्राइटियस के जो कुछ ऐसे एग होते हैं जो लार्वा बनते हैं, लेकिन लार्वा बनने के बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होते, वे एज सच वैसे ही पड़े रहते हैं। सेक्चुअली वे मैच्योर तो हो जाते हैं, लेकिन दिखने में वे लार्वा के जैसे ही होते हैं, वो पानी के अंदर ही रहते हैं, पानी से बाहर वे नहीं आते हैं। इनको कहते हैं एक्जोलोटल लार्वा। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक्जोलोटल लार्वा किस ऑर्डर से रिलेट करता है? तो यूरोडेला से। जिसमें पूंछ पाई जाएगी उसी में एक्जोलोटल लार्वा पाया जाएगा, और पूंछ किस में पाई जाती है? यूरोडेला में पाई जाती है। अगला तीसरा जो सबसे जो हमें कहें कि सबसे ज़्यादा विकसित डेवलप्ड इनका जो ऑर्डर है वह है एन्यूरा। ए का मतलब, एन मतलब नहीं, एन नहीं, और यूरा मतलब यूरो मतलब टेल, जिसमें टेल नहीं पाया जाता। एन्यूरा मतलब जिसमें टेल नहीं पाया जाता। समझ में आ रहा है ना? यूरोडेला, यूरो और डेला मतलब बॉडी, यूरो मतलब टेल, तो ऐसी बॉडी जिसमें टेल पाया जा रहा है तो यूरोडेला हो गया। एपोडा, ए मतलब नहीं, पोडा मतलब पैर, तो जिसमें पैर नहीं पाया जा रहा वो एपोडा हो गया। एन्यूरा, एन मतलब नहीं, यूरो मतलब टेल, जिसमें टेल नहीं पाया जा रहा है वो क्या हो गया? एन्यूरा हो गया। आगे समझ में? इसमें आते हैं फ्रॉग और टोड जो हमारे आसपास हमें अक्सर दिख जाते हैं। इसमें जो सबसे खास है राना, ब्यूफो और एलाइटस हैं, और ये भी अपने खास काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इतने बड़े खास होते हैं ये। तो आगे बढ़े इनके साथ और देखते हैं इनके बारे में। पेरेंटल केयर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखो नियोटेनी क्या होती है। नियोटेनी का मतलब क्या है? लार्वा के जो कैरेक्टर्स हैं वह एडल्ट में भी पाए जा रहे हैं, मतलब वह पूरी तरह से एडल्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है,
बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले रहा है, लेकिन फिर भी वह लार्वा के जो कैरेक्टर्स हैं, जो 3 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं, वह उनको ख़त्म नहीं हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस में नहीं हो रही है। उसे क्या कहते हैं? नियोटेनी कहते हैं। 2 वर्ड हैं, दोनों में अंतर समझ लेना। नियोटेनी कि अगर मैच्योर हो रहा है लेकिन उसमें लार्वा के कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कोई जीव है जिसमें गिल्स बाद में भी हैं, खत्म नहीं हो रही हैं, एम्फीबिया ऐसा है, तो वो क्या होगा? नियोटेनी, ठीक है। और अगर अब ये मैच्योर तो हो चुका है, क्योंकि मैच्योर होने का टाइम हुआ लेकिन तब भी लार्वा के कैरेक्टर हैं, तो मैच्योर तो हो गया लेकिन लार्वा के कैरेक्टर के साथ हुआ, ठीक है। अब ये मैच्योर क्यों हुआ? लार्वा के जब कैरेक्टर दिख रहे हैं तो हम इसको मैच्योर क्यों बोलेंगे? तो मैच्योर हम तब बोलेंगे जब इसमें सेक्सुअली यह डेवलप्ड हो, मतलब सेक्सुअल जो ऑर्गन है इसके, सेक्स ऑर्गन, वे इसके अंदर डेवलप हो चुके हैं, मतलब गोनाड्स इसके अंदर डेवलप हो चुके हैं। आया समझ में? तो अगर मैच्योरिटी की टाइम आई तब तक भी इसके अंदर अगर लार्वा के कैरेक्टर हैं तो यह क्या कहलाएगा? नियोटेनी, ठीक है। और लार्वा के कैरेक्टर होने के बावजूद अगर इसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप हो गए तो इसे क्या कहेंगे? पेडोजेनेसिस। आया समझ में? आई होप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। इसमें क्या होता है कि मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। मेटामॉर्फोसिस का मतलब कायांतरण, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना, यह इसमें नहीं होता। लार्वा का जो बॉडी होती है ऐसे ही बॉडी इनकी रह जाती है, यह नहीं चेंज हो पाते दूसरे फॉर्म में, ठीक। इनमें एक्सटर्नल गिल्स हमेशा ही प्रेजेंट रहती हैं। और ये होता क्यों है? यह होता इस वजह से है कि पानी में कभी आयोडीन की कमी हो जाए, मतलब जहाँ पे यह लार्वा है उस जगह पे लार्वा पे के आसपास आयोडीन की पानी में कमी हो जाए। अब आयोडीन की कमी हो जाएगी तो इनका जो थायरॉक्सिन है, थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन का सिक्रीशन हो रहा है वह नहीं होगा। जब थायरॉक्सिन का सिक्रीशन नहीं होगा तो इनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। तो याद रखना कि एम्फीबिया में मेटामॉर्फोसिस के लिए थायरॉक्सिन बहुत जरूरी है। अब ये बात पता कैसे चली कि बाद में अगर कभी भी इनके जीवन के किसी भी काल में अगर बाहर से इनको आयोडीन उपलब्ध करा दिया जाए तो थायराइड ग्लैंड इनकी एक्टिव हो जाती है और थायरॉक्सिन का सिक्रीशन होने लगता है। और जैसे ही थायरॉक्सिन का सिक्रीशन होता है ना, इनकी मेटामॉर्फोसिस हो जाती है। और ये किसमें चेंज हो जाते हैं? यह चेंज हो जाते हैं अपने एडल्ट फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें जो नियोटेनी और पेडोजेनेसिस को शो करता है वैसा एक जो सैलामेंडर जैसा होता है, जो सबसे सैलामेंडर में ही, सैलामेंडर कॉमन नेम है और सैलामेंड्रा जो इसकी जीनस होती है। तो इसमें एक जीनस है एम्बीस्टोमा। एम्बीस्टोमा जीनस जो है वह शो करता है नियोटेनी को और पेडोजेनेसिस को। आई होप इसको समझ गए होगे। देखो ये 2 वर्ड अलग अलग है, नियोटेनी और पेडोजेनेसिस, इनको अंतर को समझ लेना। इनमें लार्वल कैरेक्टर अगर है, लार्वा का कैरेक्टर अगर हमेशा बना रहता है तो वह नियोटेनी है, और लार्वा का कैरेक्टर हमेशा बना रहे और उसके बाद भी उसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाए तो वह पेडोजेनेसिस है। आगे बढ़े अब, चलो देखो अब बात करेंगे पेरेंटल केयर की। सबसे खास बात एम्फीबिया की यही होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंटल केयर। कुछ उनको अपने शरीर के अंदर लपेट के रखते हैं, कुछ उनको अपने अंडों को पत्तों पे रख देते हैं, कुछ अपने अंडों को अपने शरीर के ऊपर हमेशा चिपकाए रखते हैं, कुछ ऐसे तो अपने अंडों को पीठ पे रखते हैं, पीछे रखते हैं, कुछ मेल पेरेंटल केयर करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो झाग बना देते हैं, अपने अंडों के चारों तरफ झाग बना देते हैं, पत्तों पे लटका देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मिट्टी के अंदर जहाँ पानी होता है ना वहीं पे मिट्टी के अंदर एक खोखला सा बना के उसके अंदर अंडे को रख देते हैं। जब वो लार्वा बनता है तो खुद ब खुद पानी में चला जाता है। देखो लार्वल कैरेक्टर में उनको पानी की जरूरत होती है, यह खास बात एक जान लो इनके बारे में कि इनको पानी की जरूरत होती है लार्वल कैरेक्टर में। तो देखो पेरेंटल केयर की बात करें तो एक तो होता है इक्थियोफिस। इक्थियोफिस किस में आ जाता है? यह जो अपने जितने भी अंडे हैं उनके चारों तरफ लिपट के हमेशा बैठा रहता है जब तक कि उसमें से अंडे से लार्वा ना निकले, उसकी हैचिंग जब तक ना हो जाए तब तक कि उसको लपेट के बैठा रहता है, ठीक है, इक्थियोफिस, ठीक। और इक्थियोफिस आता किस में है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन पे आ गया। देखो दूसरा है हाइलोड्स। हाइलोड्स का मतलब
जो आप उनको देखा होगा आपने, पेड़ों पे जो रहते हैं, देखा होगा पेड़ों पे जो ऐसे मेढक देखे होंगे आपने पेड़ों पे के, वे क्या करते हैं, वे अपने अंडों को पत्तों पे ही रख देते हैं, ठीक है, और उनके चारों तरफ ना ऐसा एक मेम्ब्रेन बना देते हैं कि वहां से अंडे गिरेंगे नहीं। तो जब वे अंडे डेवलप हो जाते हैं, वहां से हैचिंग उनकी हो जाती है, तो फिर वे उस लसलसे पदार्थ एक बना होता है, उस लसलसे भाग से बाहर निकलते हैं। और इनकी खास बात ये होती है, इससे लार्वा नहीं बनता है, डायरेक्ट क्या बनता है, एग से डायरेक्ट एडल्ट बनता है, ठीक है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें होता क्या है, इनडायरेक्ट सब में होता है, एम्फीबिया में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब पहले लार्वा एग है, एग से लार्वा, लार्वा से एडल्ट। लेकिन हाइलोड्स जो होते हैं उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब एग से डायरेक्ट एडल्ट बन जाता है, बीच में लार्वा नहीं बनता है। अगला है एलाइटस। एलाइटस की खास बात क्या होती है, जो मेल होता है ना, वह अपनी बैक पे पीछे अपने अंडों को चिपका लेता है, जितने भी अंडे होते हैं ना वो उसके बैक पे ऐसे पीछे चिपके रहते हैं, और तब तक चिपके रहते हैं जब तक कि उसमें से लार्वा ना निकल जाए। उसके बाद आता है रैकोफोरस। रैकोफोरस क्या होता है, ये बबल बनाता है। रैकोफोरस क्या करता है, अपने अंडों के चारों तरफ बबल बना देता है, और इसमें से जब अंडे निकलते हैं, अंडे से लार्वा निकलते हैं, तो ये यहाँ से गिर जाते हैं नीचे पानी में, तो मतलब ये वहीं पर बबल बनाएगा जहाँ नीचे पानी होगा। और एक खासतौर पे इसके लिए भी करता है कि जो इसके प्रीडेटर्स हैं, जो शिकारी हैं, उससे ये अपने अंडों को बचाए। उसके बाद है गैस्ट्रोथीका। गैस्ट्रोथीका तो सबसे खास, इसमें क्या होता है कि ये जो ऊपर वाली इसकी लेयर होती है ना, इसी लेयर के उस पे दबा दिया जाता है। इसके जो इसकी मतलब मेल होती है जो अंडे देती है, तो फीमेल जो होती है अंडे देती है, मेल के बैक पर उसको प्रेस कर देती है, और इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, इनकी बॉडी की एक लेयर बन जाती है, ठीक। और जब तक ये लेयर तब तक बनी रहती है जब तक ये अंडे से लार्वा ना निकल जाए। फिर वे लार्वा इसको ओपन करते हैं, इस ऊपर वाली लेयर को ओपन करके बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं, मतलब बहुत तरह की पैरेंटल केयर होती है। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं कभी ना कभी उनको देखते हैं। एंड इन एम्फीबियंस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाई, रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, तो गिल्स के द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है, स्किन के द्वारा होता है, और बकल लाइनिंग के द्वारा होता है। तो इसमें सबके द्वारा हो रहा है, ठीक। तो ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा, इरिथ्रोसाइट्स इन एम्फीबियंस आर, इरिथ्रोसाइट जो एम्फीबियन में होता है वो कैसा होता है, ओवल होता है और न्यूक्लिएटेड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तीसरा, एक्सक्रीशन इन एम्फीबियंस इज, एक्सक्रीशन कैसा होता है एम्फीबियंस में, किस तरह का होता है, यूरिया या यूरिक एसिड, यूरिया। तो अगर यूरिया है तो क्या होगा, यूरियोटेलिक होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन द सब क्लास। देखो एम्फीबिया जो क्लास है ना, उसमें दो तरह के एम्फीबिया हैं। ये तो पहले पाए जाते थे जो अब नहीं पाए जाते, बहुत सालों से वे खत्म हो चुके हैं, अब हैं ही नहीं। और दूसरे वे जो अब हैं, तो जो अब नहीं हैं उनको रखा गया है स्टेगोसिफेलिया में, ऑप्शन ए। और जो हैं उनको रखा गया है लिस एम्फीबिया में, ठीक है। जो खत्म हो गए उनको स्टेगोसिफेलिया में, और जो हैं उनको लिस एम्फीबिया में, ठीक है। तो स्टेगोसिफेलिया वो कौन से हैं, स्टिक्ट एम्फीबियंस। और सैलिसिलियंस बिलोंग टू द ऑर्डर, सैसिलियंस किससे बिलोंग करते हैं, सैसिलियंस मतलब होता है जो ये बना ले, क्या बिल बना के रहे, जिनकी आंखें काम ना करें, तो लसलसा सा बॉडी हो, इन ऐसे जो जीव होते हैं उनको कहा जाता है, इक्थियोफिस वाले जीव जो होते हैं, जैसे इक्थियोफिस के तरह के जो और जीव होते हैं उनको सैसिलियंस कहा जाता है। और इनको किस में रखा गया है, किस में रखा गया है इनको, इनमें पैर नहीं होता है ना, एपोडा होते हैं, पैर नहीं होता है एपोडा। तो एपोडा का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है ना, तो एपोडा को ही जिम्नोफियोना कहते हैं, एपोडा को क्या कहते हैं, जिम्नोफियोना कहते हैं। तो जिम्नोफियोना में सैसिलियंस को रखा गया है। अगला, नियोटेनी किसे कहते हैं, नियोटेनी रिफर्स टू, तो रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स इन एडल्ट, जो लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स है वह हमेशा ही रह जाता है एडल्ट में, उसे कहते हैं नियोटेनी। अगला क्वेश्चन देख लो, ये क्या है, एम्बीस्टोमा।
एम्बी स्टोमा कहाँ पाया जाता है? तो एम्बी स्टोमा पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। सबसे ज़्यादा मेढक ना ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ए हाइबरनेटिंग फ्रॉग रिस्पायर्स विथ, हाइबरनेशन जब होता है तो उस समय फ्रॉग कैसे रिस्पायरेशन कैसे करता है? तो वह किससे करता है? अपने स्किन के द्वारा। बिल्कुल मेहनत नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, वो इतने आराम से पड़ा रहता है ना, इसीलिए तो उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती है। कॉन्गो इल क्या है? कॉन्गो इल एक एम्फीबियन है जो ऐसे पानी में तैरती रहती है, वैसे इसीलिए इसको कॉन्गो इल कहते हैं। इसकी बॉडी जो होती है ना इल के जैसी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइजनस एम्फीबियन? पॉइजनस एम्फीबियन कौन है? तो घरों पे भी देखा होगा ऐसे वाले एम्फीबियन, ऐसे वाले जो टोड होते हैं, ब्यूफो, ऐसे जो टोड होते हैं उनके ऊपर ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर देख रहे हो, ये ग्लैंड पाई जा रही है यहाँ पे एक, ये देखो ऊपर दोनों ही तरफ सूजा हुआ सा दिखेगा, यह ग्लैंड है, पैरोटॉइड ग्लैंड। पैरोटॉइड ग्लैंड से टॉक्सिन का सिक्रीशन करते हैं। तो ब्यूफो मैराइनस जो होता है, ब्यूफो मैराइनस, यह पॉइजनस एम्फीबियन होता है। यहाँ से बहुत ही बुरा सा मतलब टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं। अगला, एम्फीबियंस आर नॉट फाउंड इन, कहाँ पर एम्फीबियन नहीं पाया जाता? तो कोई भी एम्फीबियन समुद्र में नहीं पाया जाता, ये फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं, तो ये सी में नहीं पाए जाते। विच आर द फॉलोइंग ट्रेट्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फीबियन? एम्फीबियन का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? तो थिन स्केललेस स्किन, ये तो सही बात है, स्केल नहीं पाई जाती है इनके स्किन में और पतली भी होती है। एक्वाटिक रिप्रोडक्शन, ये भी सही है। क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, देखो अगर एक्सटर्नल हो रहा है रेस्पायरेशन, इनका क्या है, जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, एक्सटर्नल है। अब एक्सटर्नल के लिए दोनों को मिलना, स्पर्म और जो ओवा है उनको मिलने के लिए पानी चाहिए, तभी वे एक दूसरे से बहते हुए जाएंगे तो मिल जाएंगे, तो इसलिए वह एक्वाटिक रिप्रोडक्शन ही हो सकता है। तीसरा है एमनियोट एग। एमनियोट नहीं होता इनमें, एन एमनियोट होता है। एमनियोट तो इनमें पाया नहीं जाता, मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन होती है वह इनमें नहीं पाई जाती, और उसी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एमनियोट, तो वह इनमें नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एन एमनियोट एग पाया जाता है। क्यूटेनियस रेस्पायरेशन होता है स्किन के द्वारा, जब रेस्पायरेशन हो तो क्या कहेंगे उसको, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। अगला, न्यूट्स इज क्या है? न्यूट्स क्या है? देखो जिनमें पूंछ पाई जा रही हो ऐसे एम्फीबियन जैसे कि सैलामेंडर लाइक, जिसे हमने कहा था गो, तो ऐसे जो एम्फीबियंस होते हैं उनको न्यूट बोलते हैं, न्यूट्स, ठीक है। तो यह क्या है, एम्फीबियन है। मिडवाइफ टोड बिलोंग्स टू द जीनस। मिडवाइफ टोड किस जीनस से बिलोंग करती है? तो यहाँ पर ये इमेज देखो, पीछे बैक में क्या है, अंडे हैं, एग है ना। तो अभी आपने पीछे इमेज देखी थी कि कौन सा ऐसा था जिसमें पीछे अंडे रखता था, एलाइटस। तो मिडवाइफ टोड किससे बिलोंग करती है, एलाइटस से करती है, सेम है, ठीक। द फंक्शनल किडनी ऑफ फ्रॉग टेडपोल। अच्छा देखो, हमने ये बताया था कि फ्रॉग की जो किडनी होती है एडल्ट की, वह कैसी होती है, मीजोनेफ्रिक होती है, लेकिन टेडपोल की जो होती है ना, प्रोनेफ्रॉज होता है, प्रोनेफ्रिक होती है, उसमें ऐसी मतलब पानी के अंदर रहता है ना, तो इसलिए वो प्रोनेफ्रॉज किडनी पाई जाती है। फ्लाइंग फ्रॉग किसे कहते हैं? तो देखो जो फ्लाइंग फ्रॉग है ना, वह रैकोफोरस को कहते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा उड़ने वाले फ्लाइंग फ्रॉग, मतलब बहुत तेज उड़ते नहीं, पंख नहीं होते इनमें, लेकिन ये बहुत तेज से जंप लगाते हैं, एक बार में 2 मीटर 3 मीटर तक ये जंप लगा सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं फ्लाइंग फ्रॉग। और आगे जाके ना जहाँ भी जाएंगे वो चिपक जाते हैं, इसलिए इनको फ्लाइंग फ्रॉग कहते हैं। Which of the following is modified in the poisonous gland? इनका कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो चेंज हो जाता है पॉइजनस ग्लैंड में? तो वह होता है पैरोटॉइड ग्लैंड, ठीक है। अगला, एक्जोलोटल इज द नेम गिवन टू द लार्वा ऑफ। एक्जोलोटल किससे नाम दिया गया? एक्जोलोटल लार्वा किसका होता है? तो एम्बिस्टोमा, यहाँ पर ये जो लंबा सा देख रहे हो ना, ये एम्बिस्टोमा है, बिल्कुल सैलामेंडर का ही एक जीनस है एम्बिस्टोमा। तो इसका एम्बिस्टोमा का जो लार्वा है उसको एक्जोलोटल लार्वा कहा जाता है। एक्जोलोटल लार्वा बिलोंग टू द ऑर्डर, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? तो इसकी तो पूंछ दिख रही है ना, और पूंछ है अगर, मतलब कि ये यूरोडेला होगा, है ना, यूरोडेला। ऐसे जब नहीं याद आ रहा हो तब भी आप याद कर सकते हो, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर, और अगला चैप्टर हमारा होगा रेप्टाइल्स और एप्स। कोशिश करेंगे दोनों एक साथ आ जाए, कि बहुत छोटा छोटा चैप्टर होगा, लेकिन मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर समझा सकूँ, इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को बना रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।